कभी तो आएगी। अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा। रोड हो, रास्ते हो, रेल हो। It is our duty to provide India with the physical infrastructure to enable this unprecedented movement of people and ideas. This infrastructure needs to connect India. It needs to connect Indian villages, it needs to connect Indian cities, and it needs to connect India to the rest of the world. भारत सरकार में रेलवे का क्षेत्र इतना उदासीन रहा है। ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेन इधर बढ़ा दो, एक ट्रेन उधर बढ़ा दो, 2 डिब्बे इधर डाल दो, 5 डिब्बे इधर डाल दो, उसी से आगे न रेल के लिए कोई सोच है। To transport the material from the factory to the port is a big issue because of the infrastructure bottlenecks at the factory site or at the port. The concept of master planning is probably almost non-existent. I think we tend to sort of decide in isolation. A concept of master planning needs to be brought, whether it is a city planning or whether it is highways planning. Unless and until you have the infrastructure, the FDIs will not come to India, and if FDIs are not coming, your economy is not going to grow. हिंदुस्तान का इतना बड़ा विशाल समुद्री तट है, वहां पर एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर की विधा खड़ी करके विश्व व्यापार में हम अपनी जगह क्यों न बना सके। We need to have a better state-center coordination for large-scale infrastructure projects. We need to have risk mitigation parameters into place for the viability of the projects, and also we need to have accountability within the authorities and the government to make sure that the large infrastructure projects become viable. सिर्फ सड़कों से, हवाई जहाजों से, रेलगाड़ियों से ये देश आगे नहीं जाएगा। ये देश जब आगे जाएगा जब जो लोग उन सड़कों को बनाते हैं, उन पुलों को बनाते हैं, उन रेलगाड़ियों को चलाते हैं, उनके पेट में जब तक खाना नहीं होगा, जब तक उनके पास दवाई नहीं होगी, तब तक ये देश आगे नहीं चलेगा। वो सुबह आएगी। नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज हमारी चर्चा का विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स। इनको किस तरह से, ये जो पिछले इतने सालों से जिस रुक से गई थी, इन्वेस्टमेंट इनमें रुक सी गई थी, इसको किस तरह से दोबारा से शुरू किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में जब तक ये सेक्टर डेवलप नहीं होंगे तब तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तो हम लोगों ने एक विशेषज्ञों का ग्रुप एकत्रित किया, उनसे कहा कि अपने सुझाव दीजिए। उन्होंने हमें 10 अपने पॉलिसी एक्शन पॉइंट्स दिए हैं। आज हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ हैं जिसपे जो इन 10 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं श्री विनायक चैटर्जी, फीडबैक वेंचर्स के अध्यक्ष, श्री संजीव आगा, आइडिया सेल्युलर के पूर्व सीईओ, श्री शैलेश पाठक, पूर्व आईएएस ऑफिसर और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष भी हैं, और बेंगलोर से सैटेलाइट लिंक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री श्रीवत्सा कृष्णा, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका खास अनुभव है और वो आज अपने जो विचार रख रहे हैं वो उनके निजी विचार हैं। इनके अलावा हमारे साथ हमारे अपने धीरज नैयर भी हैं, जो कि नेटवर्क 18 थिंक इंडिया फाउंडेशन के सीईओ हैं और इस सारे प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता हैं। इनके अलावा हमारे साथ एक ऑडियंस भी है। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट और ट्विटर पे अपने सुझाव भेजे हैं। मैं कहूंगा कि आप अपने सुझाव भी भेजिए और हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड्स में आप लोगों को भी आमंत्रित किया जाए। हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज के जो सुझाव हैं और 13 और पॉलिसी सेक्टर के जो सुझाव हैं वो हम नए प्रधानमंत्री को जाके देंगे, जो जून में ऑफिस में आएंगे। तो जो पहले 3 हमारे पॉइंट हैं प्रधानमंत्री के लिए, वो ऐसे पॉइंट हैं जो कि वो जल्दी जब आएंगे ऑफिस में तो पहले कुछ हफ्तों में ही कर सकते हैं, और शायद करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अगर वो पहले 3 हफ्तों में नहीं करते हैं या 4 हफ्तों में नहीं करते तो शायद ये 5 साल तक ना हो। पहला है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड बनाइए। ये तो एक बोर्ड तो एक टाइटल हो गया। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री को
जो रेलेवेंट चीफ मिनिस्टर है, जहां पे प्रोजेक्ट लगना है, उनके साथ एकदम जुड़ के काम करना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि उस मीटिंग को भी उस स्टेट कैपिटल में करें, प्रधानमंत्री वहां जाएं, चीफ मिनिस्टर को वहां ना बुलाएं, उसका बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन इंपैक्ट होता है इन चीजों का। हम कह रहे हैं कि एनवायरमेंट मिनिस्टर भी उस बोर्ड में उनके साथ हो। तो ये तो पहला हमारा है। आपको ध्यान होगा जब FIPB बना था 1991 में, तब वीकली मीटिंग हुआ करती थी, प्रधानमंत्री के कार्यालय में होती थी। तो हम कह रहे हैं इस तरह का फोकस लेके आइए। पॉइंट नंबर 2 हमारा है कि पॉलिसी मेकिंग तो सरकार को करने दीजिए, लेकिन जो डे टू डे रेगुलेशन है, टैरिफ फिक्सेशन वगैरह है, वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के हाथ में दे दीजिए, हर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, जैसे रेलवेज हो, रोड्स हो, एयरपोर्ट्स हो। अब आप रेलवेज में देखिए, क्योंकि ऐसा इंडिपेंडेंट टैरिफ रेगुलेटर नहीं है, तो पॉलिटिक्स उसमें आ जाती है। रेलवेज में आप देखें 10 साल तक कोई भाड़ा बढ़ा नहीं था, जबकि देश की जो आय है वो शायद 3 गुना हो गई थी। तो बहुत ही परवर्स पॉलिसी मेकिंग होती है। और तीसरा हमारा सुझाव है कि ये जो इतनी आपने मिनिस्ट्रियां बनाई हुई हैं, रोड्स हैं, हाईवेज हैं, रेलवेज है, सिविल एविएशन है, शिपिंग है, इन सबको एक मंत्रालय बनाएं, ट्रांसपोर्ट का हो, इंटीग्रेटेड हो। टफ बैटल्स नहीं होंगी, कोई कोल इससे बात नहीं करता, वो उससे बात नहीं करता, शिपिंग रोड से बात नहीं करती, ये सब हट जाएगा। इसलिए ये मंत्रालय एक बनाइए। हाँ, प्रॉब्लम आपको होगी क्योंकि आपके जो 4 कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट है वो एक बन जाती है, लेकिन ये प्रधानमंत्री को हैंडल करना पड़ेगा। विनायक, ये तीनों आइडिया सही है। पहले तो मैं पूरी एंडोर्स करूंगा पहले वाली आइडिया कि ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड हो। मैंने एक छोटी सी कोट आपको देंगे। मैं परसों नरेंद्र मोदी जी को स्पीच सुनने गए थे दिल्ली में। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में the winning team will not be prime minister plus 30 cabinet ministers. Winning team will be prime minister plus 29 chief ministers. जी. So your point is valid. Involve chief ministers in infrastructure projects through NIB etc. in a more federal engagement. जो आप ही वो कह रहे हैं. So I fully endorse the point. Second point है जो independent regulation, depoliticize pricing. Whether it is coal pricing, railway pricing, electricity tariff, water, depoliticize it and leave it with independent regulators. तो मैं पूरी सहमत हूँ आपसे। तीसरी पॉइंट भी बहुत आइडियाज चल रहा है मर्ज करने का। एक तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, आज सुबह राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट निकली है, उसमें क्लियर रिकमेंडेशन है यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। जी, श्रीवत्स साहब। राघव जी, मैं सहमत हूं। मेरे ख्याल से जो नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड की आप बात कर रहे हैं या कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट को देखिए, पिछले 12 महीने में 400 प्रोजेक्ट्स थे उनके सामने, $250 बिलियन के। 12 महीने में ये कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट से ही उन्होंने 70 बिलियन इसमें से क्लियर कर दिया, 1/3। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड अगर बने और उसमें चीफ मिनिस्टर रहें तो भागीदारी होगी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स की, और इससे अच्छा होगा, इससे प्रोजेक्ट्स जल्दी क्लियर होंगे। इसमें एनवायरमेंट मिनिस्टर का भी होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मिनिस्ट्रियों को मर्ज करना, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जितना बड़ा होता जाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, उसमें स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग कम होते जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर इतने बड़े बड़े ढांचे हैं और इनके नीचे अलग अलग सर्विसेज हैं, उनके अपने ऑलरेडी टर्फ वॉर हैं, आप इनके ऊपर एक आर्टिफिशियल मर्जर कर दें, इससे उसका वो संविधान नहीं होने वाला। तीसरी बात, रेगुलेटर के बारे में, आप डीजीसीए को लीजिए। आज की तारीख में डीजीसीए में, डायरेक्टरेट ऑफ एयरवर्थीनेस में 330 पोस्ट हैं, जिसमें सिर्फ 75 भरे हुए हैं। जो इनमें प्रोफेशनल्स होने चाहिए और स्टाफिंग जैसे ये लेते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से रिसेंटली FAA अमेरिका ने हमें कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 में डाल दिया है। जिम्बाब्वे, उरुग्वे के साथ हमारा आज की तारीख में हमारा एयरवर्थीनेस कर दिया है। तो मानता हूं मैं कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, जिसमें कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए। प्रॉब्लम रेगुलेटर के इंडिपेंडेंट होने की है और ऐसे रेगुलेटर की होनी की जो स्टैंड अप कर सके गवर्नमेंट के खिलाफ और वो बोले कि ये सही है और ये गलत है, जो आज की तारीख पे नहीं है। हाँ, तो अब मैं ऑडियंस के पास आना चाहता हूँ। जी हाँ सर, एक तरफ तो हम स्टेट को डिवाइड कर रहे हैं कि एक छोटा होगा स्टेट तो उससे रन करने में और पॉलिसी बनाने में सुविधा होगी। दूसरी तरफ ज्योग्राफिकली पानी, वाटर और रोड और सरफेस ट्रांसपोर्ट और एयर जो है, तीनों डिफर हैं, तीनों के कॉम्प्यूटर्स डिफर हैं और हम उसको एक मर्ज करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, मुझे लगता है मैं इनकी बात से सहमत हूं कि PM और CM के कभी कभी मिसमैच हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी होने चाहिए और प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे कि कार्य क्रियान्वयन हो सके। ठीक है, आगा साहब। जी, मैं ऑडियंस से ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि ये नेशनल बोर्ड जो आप बता रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म धक्का देने के लिए ठीक है, लेकिन बाय डेफिनेशन ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसमें बहुत स्पेशलाइजेशन होता है। ये प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स के बस की बात नहीं है। धक्का देना, मोटिवेट करना, सिंबोलिज्म ठीक है, लेकिन आप जो रेगुलेटर लीडरशिप की बात होती है, वो ठीक है, वो मैं मान रहा हूँ, तभी काम तो एक्सपर्ट ही करते हैं। मगर जो पॉलिसी है, ये भी मिनिस्टर्स को नहीं, खाली जैसे RBI है वो भी एक रेगुलेटर है, वो भी अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से है, बट गवर्नमेंट
just gives a broad, very broad canvas. Under the act, गवर्नमेंट उनसे इंटरफेयर नहीं कर सकती है। वैसे हमको रेगुलेटर्स चाहिए, ये नहीं कि मिनिस्टर ने चाहा तो ये और मिनिस्टर ने चाहा तो वो। नहीं, हम बोल वही रहे हैं जी। शैलेश, राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में कुछ नहीं होगा। अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज नो विल देयर इज सर्वे। तो जहां चाह है वहां राह है, और कमेटी। तो अगर ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड में सचमुच प्रधानमंत्री जी अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति लगाएंगे, इन्हीं 4 साल में बहुत कुछ हो जाएगा। आपका जो तीसरा बिंदु है जी, मैंने चाइना का अध्ययन किया है, यूरोप का अध्ययन किया है, अमेरिका का अध्ययन किया है। ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज, हरदम वो एक रूप में देखा जाता है। ट्रांसपोर्ट है क्या? किसी व्यक्ति को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, या किसी सामान को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अब वो रोड से ले जाएं, रेल से ले जाएं, जहाज से ले जाएं, हवाई जहाज से ले जाएं, इसलिए एक यूनिफाइड अप्रोच जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। धीरज, बिल्कुल जरूरी है। और बहुत अच्छी बात कही विनायक जी ने कि ये जो प्राइसिंग डिसीजंस हैं, अगर ये पॉलिटिशियन लेंगे तो बहुत ही, हमने देखा है क्या होता है। जैसे हमने देखा के दाम नहीं बढ़ा सकते, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा सकते, रेलवे के दाम नहीं बढ़ा सकते, और इससे ये संस्थाएं चल नहीं सकती। मतलब रेलवे के हमें बेटर सर्विस नहीं मिलेंगी जब तक रेलवे के पास पैसा नहीं होगा। तो भाड़ा बनाना जरूरी होता है टाइम से टाइम। एक्सीडेंट देखिए आप। तो और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो जिसकी क्रेडिबिलिटी हो तो लोग मानेंगे, उनकी बात मानेंगे। पॉलिटिक्स दूर रखना पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। और अभी आप बोल रहे हैं कि ये मिनिस्ट्रीज बहुत ज्यादा काम करती हैं, एक जगह में आ जाएंगी तो एक में कर देंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन इनको इतना ज्यादा काम करना ही नहीं चाहिए। ये जो मंत्रालय है, केंद्र का मंत्रालय है, उनको खाली ब्रॉड पॉलिसी सेट करनी चाहिए ट्रांसपोर्ट की। बाकी जो डिटेल्स है वो रेगुलेटर चलाएं या कोई और प्रोफेशनल चलाएं। मंत्रालय को इतना काम जो इतना कर रहे हैं उनको करने की जरूरत नहीं है। हम बेटर ऑफ होंगे कि कम ही काम करें। हाँ, वो 4 को 1 लाइए, काम कम कर दीजिए, वो 4 1 से भी कम काम करें। तो मैं अब चौथे पॉइंट पे आना चाहता हूं। ये पॉइंट एक ऑपरेशनल पॉइंट है, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, क्योंकि हमारा जो सड़क निर्माण का कार्यक्रम है वो इतना रुक गया है, इतना कम हो गया है। हम कह रहे हैं कि एक क्विक विन, एक आके शुरू कीजिए कि गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जो पहले बना हुआ है, जो काफी जगह 6 लेन का है, जहां जहां वायबल हो उसको 12 लेन का कर दीजिए। एक सुझाव आया है कि शायद 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जिसमें वायबल हो सकता है, तो कम से कम उस 2000 किलोमीटर को तो तुरंत शुरू कर दीजिए। क्विक विन है, इसमें नया आपको लैंड एक्विजिशन नहीं करना, आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं लेने, आप तुरंत शुरुआत कर सकते हैं। विनायक, ये तो आइडिया तो ठीक है, लेकिन मैं ये 2000 का ही सहमत हूं, क्योंकि हर स्ट्रेचेस में गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इकोनॉमिक वायबिलिटी ना हो, तो ये भी किया जाए। और साथ साथ ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवेज, जहां से फास्ट मूवमेंट एट कांस्टेंट स्पीड, विदाउट इंटरप्शन, विदाउट कंजेशन, वो भी पैरेलल में किया जाए। जी, आप उसमें कुछ कहना चाह रहे थे? जी, जैसे आपने हाईवे के लिए बारे में कहा, आज सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस इसलिए आ रहा है एग्जिस्टिंग हाईवेज को, जो टोल फ्री है, जब कन्वर्ट करते हैं आप टोल रोड में, गाइडलाइंस होने के बावजूद भी उसमें सर्विस रोड्स का प्रोविजन नहीं बनता। जी, जैसे किसी भी हाईवे को आप कन्वर्ट करें, उसमें आपको सर्विस रोड बनानी चाहिए। उससे जो अनवांटेड फॉर्म ट्रैफिक है, स्लो ट्रैफिक है, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। जरूर। कोई पॉइंट है यहाँ पे? जी जी। 9 साल से मैं सुन रहा हूँ कि NH-24 जो है वो चौड़ा हो रहा है, उसको वाइड किया जा रहा है। दिल्ली बगल में ही है, और 9 साल में कोई प्रोग्रेस आज तक हम लोगों ने नहीं देखी। हो सकता है दिल्ली एरिया में थोड़ा सा उन्होंने बड़ा किया है, आज तक नहीं किया। तो मेरा मतलब ये सुझाव है कि लोग डिसीजन फास्ट लिया जाए, जो भी काम किया जाए, चर्चा तो हो, लेकिन डिसीजन हो और आगे बढ़ा जाए। हाँ, टाइम फ्रेम के अंदर काम करना चाहिए। ऑल पॉइंट्स टेकन। तो आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री, इसमें कितना इंटरेस्ट है, कितने ऐसे सुझाव हैं जो हम सब आपके लिए कंपाइल करके आपको देंगे। फिलहाल आप हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे जाइए, अपने सुझाव दीजिए, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एंड एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज हमारा चर्चा का विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। किस तरह से पॉलिसीज बनाई जाएं, नई बनाई जाएं, पुरानी पॉलिसीज को रिफॉर्म किया जाए, जिससे ये सेक्टर जो कि काफी रुक गया है, पिछले सालों में बहुत रुक गया है, ये फिर से दौड़ना शुरू करे। हमारा पॉइंट नंबर 5 और 6 जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, ये आपने एक्रोनिम सुना होगा, से जुड़ा हुआ है। पहला हमारा पॉइंट है, जो 5वां पॉइंट है, PPP का पहला पॉइंट है कि हिंदुस्तान को अगर $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये भागीदारी में ही होगी, क्योंकि पैसा तो सबसे ज्यादा सरकार के पास है और कैपेबिलिटी प्राइवेट पार्टीज के पास है, तो इनकी एक पार्टनरशिप होगी।
हम कह रहे हैं कि अगर जहां पे आपके ये प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं पुराने, इनको रीऑक्शन करिए या रीनेगोशिएशन ट्रांसपेरेंटली करिए, क्योंकि जो रुका हुआ है ये ठीक नहीं है। लेकिन जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इसकी जो फाइनेंसिंग है, ये बहुत लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है। अगर आप कमर्शियल बैंक से करेंगे जो 3 या 4 साल या 5 साल के लोन देते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। आपको एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट, पेंशन फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स इनमें लाने पड़ेंगे, जिनका लॉन्ग टर्म होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो पैसा दे सकते हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट हैं, 5 और 6। श्रीवत्सा, आपके पास आऊंगा मैं। राघव, मैं सहमत हूं, पीपीपी होना चाहिए, पर हर एक चीज में पीपीपी नहीं हो सकता। मेट्रो रेल में पीपीपी नहीं काम करता, वाटर प्रोजेक्ट्स में पीपीपी नहीं काम करता। किस किस्म का पीपीपी होना चाहिए? पीपीपी इसलिए लाया जाता है ताकि ज्यादा कंपटीशन आए। आज प्रोजेक्ट्स में देखते हैं कि जो प्रमोटर है वो जल्दी से जल्दी अपना पैसा निकाल के निकलना चाहता है। इस पे रोक होना चाहिए, और जो पीपीपी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए हैं उसमें देखना चाहिए कैसे उन्होंने गोल्ड प्लेटिंग रोका, ताकि जो प्रमोटर है वो जल्दी से अपना इक्विटी लेके निकलने की कोशिश ना करे। दूसरी बात, आपने पैसे की बात की। आज की तारीख में 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जिनके 4 लाख करोड़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में फंसे हुए हैं, और इसमें से ज्यादातर 90% आर इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो जब तक आपके इतना हाई लेवल ऑफ एनपीएज होंगे, प्राइवेट इक्विटी फंड्स को डेट नहीं मिलने वाला, और उनका अंदर आना बहुत मुश्किल होगा। तो इन दोनों एस्पेक्ट पे देखना चाहिए। और $1 ट्रिलियन जिसकी बात करें, इसमें 50% एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट का कि वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। आज की तारीख में हमारे कैपिटल मार्केट्स में ये डेप्थ नहीं है कि 50% प्राइवेट कैपिटल मार्केट से आए। तो इसलिए एक फंड्स का कमी है, फंड्स की कमी है, और दूसरे अच्छे प्रोजेक्ट्स की कमी है। जी, हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के विशेषज्ञ भी बैठे हैं। आप बताइए फंड्स का कैसे होगा? नए प्रधानमंत्री जी के लिए सुझाव है कि कंस्ट्रक्शन पीपीपी पे मत करें, कंस्ट्रक्शन सरकारी पैसे पे करें जी, लेकिन जो बन चुका है उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस तुरंत पीपीपी कर दें जी। उदाहरण के लिए आज के दिन मैं कैनेडियन पेंशन फंड से, ऑस्ट्रेलियन पेंशन फंड से बात करता हूं जी, तो उनका कहना है कि हम प्रोजेक्ट रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे हिंदुस्तान में। एक प्रोजेक्ट जो बन रहा है 2 साल में बने, 5 साल में बने, कोई भरोसा नहीं जी। लेकिन जब बन के तैयार हो गया और उससे मुझे कैश फ्लो दिख रही है, उसमें मैं पेंशन फंड्स को ला सकता हूं। तो इसको मैं बोलता हूं केंचुआ और तितली का फर्क, कैटरपिलर और बटरफ्लाई। जो केंचुआ है वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, जो तितली है उसमें सरकार अपने पैसे निकाल के प्राइवेट सेक्टर को ओएनएम के लिए दे सकती है। विनायक, फाइनेंसिंग आपकी दर्शकों के लिए मैं सिंपली ये मॉडल की जो प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म फाइनेंस की मैं समझा रहा हूं। एक पीपीपी प्रोजेक्ट नॉर्मली 20 साल की होते हैं, 30 भी हो सकता है, 25 भी, बट 20 साल की होते हैं। उसमें पहले 4 साल कंस्ट्रक्शन में लगता है, बाकी 16 साल वो कंसेशन पीरियड में डेवलपर इन्वेस्टर कमाते हैं जी। तो क्या है, आज आप कोई बैंक से जो लोन लेते हैं जी, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आपको लोन एप्लीकेशन 7 साल या 8 साल के लिए बना सकते हैं जी। तो उसमें तो पहले 4 साल निकल गए जी, राइट। उसके बाद रह गए कुछ 4-5 साल जिसमें पूरा लोन की रीपेमेंट, इंटरेस्ट सर्विसिंग करना है जी। जहां कंसेशन पीरियड है 20 साल की। तो सरकार एक हाथ से कह रहा है कि जी हम आपको 20 साल के लिए ये प्रोजेक्ट में पैसा बनाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन बैंकिंग रूल्स, आरबीआई गवर्नेंस एंड बैंकिंग रूल्स से कि आप 7-8 साल से ज्यादा बैंक की एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। सो मिसमैच। तो फिर लॉन्ग टर्म फंड्स मार्केट कैसे? देखिए, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए सरकार ने इस बारे में कुछ इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है, लाइक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, बट दे आर बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल बैंक। द आइडिया इज दैट इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेक आउट फाइनेंसिंग, लाइक क्रेडिट एनहांसमेंट, ये सारे चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, ये सब किया जाए तो शैलेश जो कह रहे हैं कैनेडियन, यूएस पेंशन फंड्स आएंगे। बट ये 10 साल से बात हो रही थी, दीपक पारेख कमेटी की रिपोर्ट भी है और लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ज्यादा हमने एक्शन देखा नहीं जी। तो ये करने का आगा साहब आप बताएं। देखिए, मैं आपसे आगे जाऊंगा। आप 20 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ग्रैंड ट्रंक रोड शायद 16वीं सेंचुरी में शेरशाह सूरी ने रिकंस्ट्रक्ट की थी जी। ये 20 साल की बात नहीं है, उसका फायदा अभी तक हिंदुस्तान को मिल रहा है, पता नहीं शायद 100 पीढ़ियां चली हो गई जी। तो गवर्नमेंट का रोल इंफ्रास्ट्रक्चर नेशन बिल्डिंग में बहुत अहम है जी। तो मैं एग्री करता हूं, बट हैविंग सेड दैट, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, इससे जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है, गवर्नमेंट के पास ये कैपेसिटी है ही नहीं। और पीपीपी का खाली मतलब फाइनेंस लेना नहीं होता है। पीपीपी का असली फायदा ये होता है कि मार्केट कंपटीशन को कैसे आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकें ऐसे सेक्टर में जहां ये मुमकिन ही नहीं था जी। तो हमको सोचना होगा। बेईमानी इतनी ज्यादा है हिंदुस्तान में कि हम लोग हर चीज पे अटक जाते हैं, लेकिन अब आगे सोचेंगे तो वी हैव टू थिंक अहेड। तो सुधार के जो पॉइंट्स आए हैं, जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस मार्केट, बहुत जरूरी है जी। धीरज,
हाँ बिल्कुल, फाइनेंस इसका बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर पैसा ही ना हो और ये लोन ना मिले आपको बैंक से 7-8 साल से ज्यादा नहीं मिलता है तो बहुत ही समस्या है। और बैंक भी स्ट्रेच है, एनपीए ज्यादा है, नहीं हो सकता बैंक से, बिल्कुल नहीं होगा। और सरकार के पास पैसा है तो सरकार देगी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर को रेस करना है वो बॉन्ड मार्केट से ही होगा। और अपने पर बॉन्ड मार्केट में अगर सरकार इतना खुद बोरो करती है बिल्कुल तो फिर प्राइवेट, तो इसमें बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और सरकार को रिसोर्सेज फ्री करने की बहुत जरूरत है। लेकिन जहां तक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट का सवाल है, हम ये देश अफोर्ड नहीं कर सकता कि ऐसे क्रूशियल प्रोजेक्ट बहुत दिनों के लिए या बहुत सालों के लिए स्टॉल्ड रहे। तो रीनेगोशिएशन, रीनेगोशिएशन ज्यादा मैं रीऑक्शनिंग कहूंगा, क्योंकि रीनेगोशिएशन में वही रहता है कि कहीं वो जो पहले बिड किए वही किसी तरह से हैंकी पैंकी करके और बेनिफिट पा रहे हैं। लेकिन रीऑक्शनिंग में दूसरे लोग भी आएंगे, कंपटीशन होगा और ट्रांसपेरेंट होगा और जो चला सकता है वो चलाएगा, जो नहीं चला पा रहा है उसको निकाल दीजिए। तो पुराने मेस को सॉल्व करने के लिए तो ये करना पड़ेगा, आगे के लिए डिजाइन आपको ठीक से करना पड़ेगा। अब मैं आना चाहता हूं रेलवेज पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अहम सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का। कंट्रीज इसमें डेवलप हो गई हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछले इतने सालों में रेलवेज में जितने मौके गंवाए हैं, तो शायद सबसे ज्यादा रेलवेज में गंवाए हैं। हम कह रहे हैं कि इंडियन रेलवेज को कॉर्पोरेटाइज कर दीजिए, उसको एक कंपनी बना दीजिए। उस कंपनी को भी आप 4 या 5 या 6 भागों में बांट दीजिए, उनको इंडिपेंडेंट कर दीजिए, उनका कंपटीशन होने दीजिए। और ये कोई नया आइडिया नहीं है, चाइना ने बहुत सक्सेसफुली इसको करा है। और प्राइवेट कैपिटल को लाइए, ट्रेन चलाइए, स्टेशन को प्राइवेटाइज कीजिए, कंपटीशन आएगा तो एफिशिएंसी आएगी। और इसकी जो टैरिफ सेटिंग है, जो रेलवे का भाड़ा है, वो सरकार ना करे, मिनिस्ट्री ना करे। क्योंकि आपने देखा कि पिछले 10-12 साल से जबकि हिंदुस्तान की आय, हम सबकी आय 2 या 3 गुना बढ़ गई, लेकिन भाड़े नहीं बढ़े, तो उससे कितना बुरा इंपैक्ट रेलवेज पे पड़ा है। तो ये हम कह रहे हैं कीजिए रेलवेज के लिए। और 8वां हमारा पॉइंट है कि हाई स्पीड रेलवेज अब बनाना शुरू कीजिए, इसके बहुत फायदे होते हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट कीजिए, शायद मुंबई से अहमदाबाद में शुरू कीजिए सबसे पहले। फिर जो शताब्दी की ट्रैक्स हैं उनको हाई स्पीड करिए और ये प्रोजेक्ट शुरू करिए। इससे अर्बनाइजेशन भी बहुत बढ़ता है। 200-250 किलोमीटर के आसपास के जो शहर होते हैं, बड़े शहरों से जुड़े हुए, वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। तो ये हमारे पॉइंट रेलवे से हैं। पैनल पे आने से पहले, क्योंकि रेलवेज हम सबकी जिंदगी से इतना जुड़ा हुआ है, मैं पहले ऑडियंस के सवाल लेना चाहूंगा। तो आपके रेलवेज में कोई सवाल हो तो पूछिए, उसके बाद मैं पैनल पे आऊंगा। ज्यादातर रेलवे को हम रेलवे के तरीके से यूज कर रहे हैं। होता क्या है कि हमारे प्लेटफॉर्म बड़े बड़े बड़ा सुंदर बना दिए जाते हैं और बाद में उनको अनाज के गोडाउन बना दिए जाते हैं, तिरपाल से ढक दिए जाते हैं। तो उसका रेलवे का काम जो ना रेलवे को करने दीजिए ना, कम से कम वहाँ पे अनाज को सड़ा करके फिर 2 रुपए किलो में बेच दें, या जो ना किसी वाइन फैक्ट्री को उसको दे दें। तो ये सब भी जो उसके अंदर वो होना चाहिए। प्राइवेटाइज अगर होगा तो ये सब नहीं हो पाएगा। अगर जो है ना गवर्नमेंट के पास रहेगा तो ये सब नॉर्मली रूटीन चल रहा है। सर, रेलवे का प्राइवेटाइज एकदम नहीं होना चाहिए। पहले जैसे एजुकेशन में, हॉस्पिटल सर्विस में पहले प्राइवेट पार्टिसिपेशन आया, फिर टोटली प्राइवेटाइजेशन आ गया। और जो कॉमन लोग हैं, जो झारखंड में और बहुत दूर दूर एरिया में रहते हैं, उनसे ये सब चीज़ें बहुत दूर हो गई। वैसा ना हो कि ट्रांसपोर्ट का एक मीन्स है, जो रेलवे में जो 170 रुपए में लोग दिल्ली आते हैं अपनी सेवा लेने के लिए, वो भी उससे वंचित रह जाए। जी नहीं, तो आपका पॉइंट जायज है। पैनल से कहेंगे एड्रेस करें। अभी हमने पूरे डिस्कशन में देखा चीजों को प्राइवेटाइज कर दीजिए, प्राइवेटाइज कर दीजिए। मेरे दिमाग में ये प्राइवेट का मतलब होता है प्रॉफिट। जी, अगर किसी को मान लेते हैं सड़क पे प्याज पहुंचाने में प्रॉफिट नहीं है तो वो नहीं पहुंचाएगा, एंड वी ऑल नीड इट। तो अगर एक चीज बताएं हाँ। क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन का जब वर्ड होता है शायद पूरी तरह समझा नहीं जाता है। जब एक इंडियन एयरलाइंस थी तो दिल्ली बॉम्बे का टिकट 10,000 रुपए का होता था। एक इंडिगो आ गई तो 3,000 का हो गया। वो तो प्राइवेटाइजेशन से कम हुआ या बढ़ा? नहीं, बट आप ये बताइए ना कि हमारा उद्देश्य जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, मैं कह रहा हूँ कि जनरली नहीं, आप मुझे बताइए टिकट कब कम हुआ? नहीं मेरा लेकिन ये बताइए टिकट कब जो हुआ? पॉइंट पहले हाँ तो कहिए। नहीं, मैं इसलिए नहीं कहूंगा टिकट का कम हुआ, बिकॉज इंडियन एयरलाइंस का टिकट अभी भी लगभग उतना ही है और प्राइवेट सेक्टर्स का कम हो गया। हमारे ये देश में ऑब्सेशन है दाम का, भाड़े का। सर्विस की क्वालिटी कोई नहीं देखता। तो रेलवेज की सर्विस क्वालिटी 20-30, हम अभी भी 1970 के जमाने की सर्विस दे रहे हैं। एक्सीडेंट्स देखिए, लॉस ऑफ लाइफ देखिए। तो ये सर्विस की भी बात है और ये बिल्कुल गलत है कि खाली सरकार अगर प्रोवाइड करेगी तो ही दाम कम होंगे। प्राइवेट सेक्टर में टेलीकॉम का एग्जांपल दिया विनायक जी ने, एविएशन का एग्जांपल है, कंपटीशन से दाम कम होते हैं और सर्विस बेहतर होती है। ये प्राइवेट मोनोपोली होगी तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर कंपटीशन, और हम इसलिए कह रहे हैं कंपटीशन करिए, 5-6 बॉडी बनाइए रेलवे की कि कंपटीशन हो उनके बीच में। प्राइवेट सेक्टर ट्रेन चलाए, कंपटीशन होगा, सर्विस बढ़ेगी, दाम कम होगा। मैं 2 छोटे किस्से सुनाऊंगा। 1968 में
हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने कहा था कि हिंदुस्तान में राजधानी एक्सप्रेस की कोई जरूरत नहीं है, ये विलासिता है, लग्जरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं, हिंदुस्तान एक गरीब देश है। आज के दिन बीजिंग से शंघाई में फ्लाइट का टाइम वही लगता है जो दिल्ली से बंबई में लगता है जी। लेकिन बाय हाई स्पीड रेल 4.5 घंटे में आदमी पहुंच सकता है जी। ये सिर्फ पैसेंजर्स की बात नहीं है, कार्गो जो हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं ये तो होना चाहिए और प्रधानमंत्री के लिए सबसे आसान काम है। जी विनायक। नहीं, रेलवे मॉडर्नाइजेशन आपकी जो पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर को तो आप इस प्रोग्राम में मतलब फुल फोर्स से बोलिए। द टाइम इज पास्ट व्हेन रेलवेज रिक्वायर्स अ बिग पुश। मैंने पहले भी कहा 3 स्टेज एजेंडा है, रिफॉर्म, कॉर्पोरेटाइज, प्राइवेटाइज एंड दिस पॉइंट हैज टू बी फोर्सफुली पुट। अच्छा आगा साहब। जी, कॉर्पोरेटाइजेशन से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो फ्रेट है पूरी दुनिया में 60-70% इनलैंड फ्रेट जो होता है, कार्गो गुड्स, वो रेल से जाता है। रेल से जाता है तो उसके दाम सस्ते होते हैं, इन्फ्लेशन कम होता है और ऑयल इंपोर्ट्स कम होते हैं, कई फायदे होते हैं कंट्री। इंडिया में उल्टा है, जबकि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखिए तो वो रेल से जाता है। उसकी एक ही वजह है कि रेलवेज में सर्विस सेक्टर ओरिएंटेशन है ही नहीं। पूरी रेट मिल जाएगी तो ले जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से उधर जाके कुछ उठाना हो तो नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा इजी एरिया है, ये छोटा सा एरिया। अगर आप इसमें अगर कंपटीशन या प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन या भले ही आप रेलवेज को रिफॉर्म करिए, बट ये शुरू हो जाएगा तो इससे कंट्री का फायदा होगा। चलिए श्रीवत्सा, लास्ट वर्ड टू यू ऑन दिस। काफी एनिमेटेड हमारा डिस्कशन रहा है यहाँ पे, आप बताएं। मैं सहमत हूँ, रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन ओवरड्यू है। आज की तारीख में रेलवे मिनिस्ट्री के पास पैसे नहीं हैं, सेफ्टी इज एट रिस्क। इसीलिए जो सुझाव आए हैं सारे पैनलिस्ट से, मैं इससे सहमत हूँ। एंड इट शुड रिमेन अफोर्डेबल। इट इज दी ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टुडे विच सबको कनेक्ट करता है और अफोर्डेबल रहना चाहिए। एक तरीका यह है कि जो पॉट ऑफ मनी है रेलवे के पास, उसको बिड आउट करा जाए कि कौन प्राइवेट सेक्टर प्लेयर गवर्नमेंट का पैसा लेके उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। तो धीरज, ये सुना, ये जो आप अभी आपने एड्रेस भी करा कि ये प्राइवेटाइजेशन को प्रॉफिट के साथ जोड़ा जाता है, प्राइवेटाइजेशन को सर्विस या कंपेटिटिव प्राइसिंग के साथ कभी नहीं जोड़ा जाता। और दूसरा जो है रेलवेज, क्योंकि ये तो ऐसा पोर्टफोलियो है जो कि पिछले 15 साल से हमेशा एक बार्गेनिंग में रीजनल अलाय को दे दिया जाता है, और रीजनल अलाय जब आता है तो वो अपने रीजन का सोचता है। ममता बनर्जी आई तो उन्होंने वेस्ट बंगाल सोचा, नीतीश कुमार जी आए उन्होंने बिहार सोचा, तो एक नॉर्मल, एक पासवान थे उन्होंने बिहार सोचा, तो ये एक नॉर्मल अपना। ज्यादा तक बिहार के ही रहे हैं, लालू जी भी थे तो उससे ज्यादा तक। लेकिन अगर आप देखें, अगर बिहार का भी देखें तो क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हुई है? चाहे नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ा दी है, ट्रेन की संख्या बढ़ा दी, लेकिन क्वालिटी क्या बेटर मिल रही है? दाम नहीं बढ़े, लेकिन एक्सीडेंट सबसे ज्यादा उसी सेक्टर में एक्सीडेंट हो रहे हैं, जान जा रही है, आप मुश्किल में ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट मिलते नहीं है, 2-3 महीने एडवांस में बुक करने। ऐसा सिचुएशन किसी देश में नहीं होता। आप बाहर जाएं, किसी देश में देखें, चीन में भी देख लीजिए, आप वहां प्लेटफॉर्म पहुंच के टिकट खरीद के ट्रैवल कर सकते हैं। भारत में भी ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि सरकार के पास पैसा नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करिए, और जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की बात कर रहे हैं वो टैरिफ का ख्याल रखेगा, तो सब कंसिडरेशन देखेगा, खाली मुनाफा नहीं देखेगा प्राइवेट कंपनीज का, और भी कंसिडरेशन मुनाफा पे तो कैप लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, वो जितना मर्जी चाहे। जैसे आपने टेलीकॉम में देखा, टेलीकॉम में कितना, कहां 16 रुपए से गिर के 98 हो गया। और एक ब्रेक में जाने से पहले जरा देखें हमारी ऑडियंस के पास इनके जो अपने सुझाव है, इन्होंने प्लेकार्ड्स पे लिखा है उसको, तो अपने जरा प्लेकार्ड उठा लीजिए, देखिएगा #TellTheNextPM पे इन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये भी आपसे कहूंगा कि आप भी ट्विटर पे जाइए, इस हैशटैग पे अपने सुझाव दीजिए, और ये सारे सुझाव इकट्ठे करके हम नए प्रधानमंत्री को देंगे। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। आज हमारी चर्चा का विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज,
एयरपोर्ट्स, किस तरह से इनको दोबारा से हिंदुस्तान की रिकंस्ट्रक्शन हो सके। हमने 2-3 पॉइंट जो हैं अभी डिस्कस करे हैं, जिस पे काफी चर्चा हुई, एनिमेटेड चर्चा हुई कि रेलवेज का कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए, प्राइवेट पीपीपी प्रोजेक्ट्स को किस तरह रिफॉर्म करना चाहिए। अब हम आते हैं एक ऐसे मुद्दे पे, पॉइंट नंबर 9 में, जो कि एक मानसिकता थी, पहले काफी ज्यादा होती थी कि एयर ट्रैवल जो है एक लग्जरी है, तो इसलिए इसको कभी बढ़ावा नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह से हमारी इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है, बढ़ रही है, एयर ट्रैवल या एयर ट्रांसपोर्ट जो है एक नेसेसिटी है और ये माइंडसेट चेंज करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप 50 नए एयरपोर्ट बनाइए, छोटे शहरों में बनाइए, बड़े शहरों में 2-2 एयरपोर्ट बनवाइए, इनको पीपीपी मॉडल में बनाएं। और जो आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, जिसकी आज टैक्सेशन सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ऊंचा है, 30% है, जिसकी वजह से एयर ट्रैवल नहीं बढ़ पा रहा है, उसको कम कर दीजिए और जीएसटी रेट, जीएसटी के सिस्टम में उसको ले आइए, तो उससे काफी आपको आप देखेंगे कि आपका ट्रैफिक बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 10 में पोर्ट्स का उसके बाद में आऊंगा, लेकिन पॉइंट नंबर 9, विनायक। हाँ जी, आपकी एयरपोर्ट वाली बात तो मतलब काफी सही है, ये भी सरकार को कहना चाहिए कि इट्स नॉट अ लग्जरी एनी मोर। बट सबसे बड़ा चीज ये है कि ये जो 50 एयरपोर्ट्स होंगे, छोटे छोटे शहरों में होंगे, जब बरेली में होंगे, साउथ में होंगे, सो द रूट्स हैव टू बी वायबल। रूट वायबिलिटी के लिए 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एयरलाइन ऑपरेटर इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसमें बहुत एक्सटॉर्शनिस्ट सेल्स टैक्स है, कुछ as high as 30 to 33%, but some forward-looking states in the east already. Shailesh mentioned Chhattisgarh has done it. I know Bengal has done it. Assam and Odisha, I think, have also done it. उन्होंने 4% तक एसेंशियल कमोडिटीज की जो सेल्स टैक्स होते हैं इतना गिरा है, 30% से 4%, बहुत फायदा हुई। आई गिव एन एग्जांपल सेइंग दैट आई अंडरस्टूड फ्रॉम इंडिगो कि बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन बागडोगरा में बहुत सारे फ्लाइट बढ़ा दिया अभी। तो द प्राइम रिक्वायरमेंट इज जरूर बनाइए 50 नए एयरपोर्ट छोटे छोटे शहरों में। इट इज नॉट अ लग्जरी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अक्रॉस द कंट्री एविएशन टर्बाइन फ्यूल को, I think that matter has to be taken out of the state governments and made into an essential commodity and taxed at 4%. और जीएसटी में उसको साथ उसके साथ अलाइन करते। जी, श्रीवत्सा, आपका इसमें विचार? मैं सहमत हूं। एविएशन टर्बन टैक्स जो है, इट शुड वेरी बाय ज्योग्राफी। आज की तारीख में हम लोग आईटी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए और इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए वेरियस पॉलिसी इंसेंटिव्स देते हैं। तो एविएशन टर्बाइन टैक्स कैन बिकम अ पॉलिसी टूल, एक गवर्नमेंट के हाथ में एज अ कॉम्पिटिटिव टूल अगेंस्ट अनदर गवर्नमेंट to attract airlines to set up their hubs there. प्राइवेटाइज एयरपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, कोची एयरपोर्ट को लीजिए। एक आईएएस अफसर विजय कुरियन ने कोची एयरपोर्ट बनाया, 10 साल वो थे उस जॉब में। आज की तारीख में लैंडिंग फीस जितने आपके दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट हैं उससे 20% कम है। पैसेंजर फीस सबसे कम है देश में और सबसे क्लीन एंड एफिशिएंट एयरपोर्ट। तो मॉडल ऑलरेडी है आपके पास और कोई रीजन नहीं है व्हाई दिस कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन अदर स्मॉलर टाउन्स एज वेल। तो मैं ऑडियंस के पास एक पोल के लिए आना चाहता हूं, कितने लोग समझते हैं कि अभी भी हमारी सरकार जो है एयर ट्रैवल को लग्जरी समझती है? कितने लोग समझते हैं कि अभी भी लग्जरी समझती है? ऑलमोस्ट 100%। तो देखिए, ये एक मानसिकता सरकार को पहले बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये आज जब एक लड़का या लड़की अपने कॉलेज में जाती है या एडमिशन के लिए जाती है, नौकरी के लिए जाती है, वो कोई लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी हो गई है। तो ये सोचना जरूरी है। अगर आपके कोई पॉइंट हो इसमें तो बताएं। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में पुराने नाम इस्तेमाल करना, हैदराबाद, बेंगलोर, ये मिला के 70% हिंदुस्तान का एयर ट्रैवल है। इन शहरों में एक दूसरा एयरपोर्ट बनना चाहिए और बाकी जो छोटी जगहें हैं वहां एटीसी और नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी चाहिए। इसके अलावा ज्यादा कुछ करने की, अमेरिका में छोटा सा उदाहरण, कोई भी एयरपोर्ट प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, वहां की लोकल कम्युनिटी को बेनिफिट करने के लिए होता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। काश की कोचिन एयरपोर्ट का अच्छा मॉडल है, 270 करोड़ में बना था वो एयरपोर्ट 10 साल पहले, आज 12,000 करोड़ लगे दिल्ली में। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, जो सरकार की कंपनी है, वो भी कंपटीशन से बेनिफिट कर रही है। जो उन्होंने एयरपोर्ट बाद में बनाए हैं, जो नए बनाए हैं, वो बेहतर है क्वालिटी में, जो पहले जब मोनोपोली थी उससे बेहतर है। तो कंपटीशन है, सब जगह हम कंपटीशन का है महत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपटीशन से सर्विस बेटर होती है। पॉइंट नंबर 10, हमारा आखिरी पॉइंट, ये है पोर्ट्स को प्राइवेटाइज करना। इसमें हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन है। गुजरात में देखिए, मुंद्रा पोर्ट देखिए, इतना एफिशिएंट पोर्ट है कंपेयर टू जो पब्लिक सेक्टर पोर्ट्स हैं। तो क्यों सरकार अपने पुराने पोर्ट्स को लेकर बैठी हुई है? अगर एयरपोर्ट्स प्राइवेट हो सकते हैं, मुंद्रा ऑलरेडी प्राइवेट पोर्ट है गुजरात में, बहुत अच्छा चल रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है। तो ये जो पोर्ट्स हैं, इनको क्यों लेके बैठी हुई है सरकार? इनको प्राइवेटाइज क्यों नहीं करती है? विनायक,
एक्चुअली ये पोर्ट्स जो है ना 12 सरकार के पास जो है दे आर गवर्न्ड बाय अ पोर्ट ट्रस्ट और ये पोर्ट ट्रस्ट में बहुत लोकल पॉलिटिक्स है दे मिले जुले है पीपल यू कैन कॉल देम माफिया यू कैन कॉल देम लोकल पॉलिटिशियंस यू कैन कॉल देम बेनिफिशियरीज ये ट्रस्ट की एक स्ट्रैंगल होल्ड है इसको तोड़ने का है सो आई थिंक दिस मेजर पोर्ट द ट्रस्ट स्ट्रक्चर हैज टू बी डिसॉल्व तो उसको कॉर्पोरेटाइज कीजिए पहले ये रिफॉर्म कीजिए कॉर्पोरेटाइज कीजिए आफ्टर दैट इन होल और पार्ट उसको प्राइवेटाइज कीजिए बट साथ साथ करने के इन पैरेलल ये जो पुरानी जो ये टैरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट स्टैंप है ना इट हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी इट हैज टू बी रिमूव्ड a new independent has to be a regulatory authority for the maritime sector has to be created और ये पैरेलल में दो चीज करना चाहिए नहीं तो क्या होगा जो आज हो रहा है पूरा कार्गो ये 12 पोर्ट से लेकर प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स में आ रहे हैं और कुछ नहीं करोगे तो वो जीरो हो जाएगा जैसे हमने देखा हर एक सेक्टर में देख रहे हैं आप हमारे सेक्टर में देख लीजिए मीडिया में दूरदर्शन पहले 100% होता था आज उसकी मार्केट शेयर पता नहीं कितनी गिर गई है तो कुछ नहीं करे तो वही होगा 12 मेजर पोर्ट को वही होगा श्रीवत्सा योर कंक्लूडिंग कमेंट्स मेरे ख्याल से पोर्ट्स का आप जो मॉडल बता रहे हैं आज की तारीख में गुजरात में 40+ प्राइवेट पोर्ट्स हैं जो एग्जिस्टिंग मॉडल में आए हैं जो टैरिफ अथॉरिटी का जो टैंप है वो कभी टैरिफ को इंक्रीज नहीं करने देता वो टैरिफ को रिड्यूस करते रहते हैं और सबसे जो दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर्स हैं पीएसए लेके चलिए उनका एक पोर्ट में एक्सपीरियंस इतना खराब रहा है कि टैरिफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद टैरिफ अथॉरिटी उनके क्लॉजेस बदलती है और टैरिफ कम करते जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे जब तक वो अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं रिकूप कर सकते इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे तो टैंप को डिसबैंड करना चाहिए और ताकि मोर प्राइवेट प्लेयर्स कम इन एंड आर एबल टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर कंपटीशन कम्स इन राइट आगा साहब देखिए इसको एक मिनट पोर्ट्स की निगरानी से छोड़िए हम लोग जब इंडियन कंपनी चलाते थे तो हमारे इंपोर्ट्स हैं और एक्सटर्नल ट्रेड हमारा बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान में अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा पकड़ दें जी और कुछ इमरजेंसी होगी तो आपको एयर से लाना है तो इस पे इंडियन कॉम्पिटिटिवनेस को कितना नुकसान होता है फिर आप निर्यात को देखिए एक्सपोर्ट को देखिए आप अकेले नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप सबसे कम्पीट कर रहे हैं कहीं बांग्लादेश श्रीलंका मलेशिया ये सब आपके गुड्स को शिप होने में 15 दिन ज्यादा लगते हैं जी तो ये पोर्ट का अगेन इसका एफिशिएंसी इंप्रूव करना इंडिया की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है जी जी दो बिंदु आगा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं जी तो एक तो सुझाव है कि 12 में से 2 को आप सोचिए कि कॉर्पोरेट बना के किसी भी तरह उसको प्राइवेटाइज करें जी लेकिन जो आते ही ये तो आते ही लेकिन जो बाकी 10 हैं जी हिंदुस्तान मैंने 16 साल सरकार में नौकरी की श्रीधरन साहब की सभी इज्जत करते हैं बहुत सारे श्रीधरन है सरकार में 10 अच्छे लोगों को 10 पोर्ट ट्रस्ट में लगाइए देखिए 2 साल में कितना फर्क पड़ेगा जी बिल्कुल बहुत अच्छे सुझाव हैं और स्टेप बाय स्टेप होना पड़ेगा जैसे विनायक जी ने कहा तो पहले 2 को चुनिए 2 को करिए लेकिन जो अगर आप ओवरऑल देखें जो हमने बातचीत की है आज 2 मुद्दे या 3 मुद्दे बहुत उभर के आते हैं एक तो है कि प्राइवेट सेक्टर के बिना ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो नहीं सकती चाहे हम चाहें कई देशों में सरकार खुद करती है लेकिन भारत में नहीं हो पाया है हमने देखा है एक्सपीरियंस से देखा है तो एक प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है कंपटीशन बहुत ही जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपटीशन नहीं हो सकता और तीसरा रेगुलेशन जी क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर होगा तो रेगुलेशन बहुत जरूरी है जो दाम है जो मूल है वो सब रेगुलेटर देखेगा और खाली प्रॉफिट जो ये चिंता एक्सप्रेस की है ऑडियंस ने आज के मुनाफा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ले लेगा और कुछ अफोर्डेबिलिटी नहीं लेगी ये रेगुलेटर का काम है और रेगुलेटर ये भी देखेंगे तो इसमें इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि खाली मुनाफा बनाएंगे हम सबसे चोरी कर लेंगे नहीं होता ऐसे और खासकर कंपेटिटिव मार्केट में कंपेटिटिव मार्केट रेगुलेटेड मार्केट्स में ऐसा नहीं होता और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ये करना चाहिए जी जी प्राइवेटाइजेशन पब्लिक की जो डिबेट है इसमें एक इशू नहीं आ रहा है जी वो ये कि जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट दे वर्क ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट राइट whereas private sector is working on maximization of profit. That's fine. No, bilkul. But we take roads. In 2002, per kilometer of highway cost about 2 crores. Today it is costing about 6 crores. Right. Now this is basically maximization of cost that we have to. No, you're absolutely right. जो आज का युवा हमारा भटक रहा जॉब के लिए अगर हम पोर्ट और एयरपोर्ट दोनों प्राइवेटाइज करते हैं तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी इसमें मेन चीज और दूसरा जो है क्योंकि गवर्नमेंट इतना जॉब नहीं दे पाती उसे 50 फॉर्मेलिटीज है कि एक आदमी अगर उसको रखना तो 50 फॉर्मेलिटीज वो चीज बढ़ेगी और वहां पे जब हमारी ट्रांसपोर्टेशन और वहां पे जॉब होगी तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो क्रिएटर है वो भी वहां जाने में हिचक नहीं करेगा। चलिए तो मैं आखिर में एक पोल लेना चाहता हूं ऑडियंस का आपने पूरी डिबेट सुनी आपने सारे तर्क सुने आप मुझे बताइए कितने हैं आप में से जो चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का सरकार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भागीदारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा पीपीपी
रिफॉर्म भी हो तो 100%। ये तो आई थिंक ये जो प्रधानमंत्री के लिए जो हाथ उठे हैं बहुत जरूरी हैं। इस देश के सिटीजन्स की मानसिकता बदल चुकी है, अब हमारे पॉलिटिशियंस की मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है। तो जाने से पहले देखते हैं हमारे 10 के 10 पॉइंट।